साथियों, स्वागत है आपके अपने शिव चैनल सिटी क्रैकर्स पे। तो सिलेबस डिस्कशन के बाद हम लोग जो भी टॉपिक्स जिससे सवाल पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, उसकी वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो मेरा पहला वीडियो सीरीज है, इतिहास क्या है, इसके विभिन्न कालखंड, मानव का विकास क्रम। तो इसमें हम देखेंगे कि इतिहास क्या है। तो इतिहास वो परिघटना है जिसने मानव समाज के निरंतर विकास को दिखाता है, जिसने मानव समाज को प्रभावित किया है, उसे इतिहास है। इतिहास को तीन कालखंडों में बांटा गया: प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दोस्तों, इसमें अंतर क्या है? तो प्राग ऐतिहासिक काल वो एक कालखंड है जिसमें लिखित स्रोतों का अभाव है, यानी कि लिखित स्रोत नहीं मिलते हैं। मूलतः हमें पुरातात्विक स्रोतों पे ही निर्भर रहना होता है। जो भी उत्खनन से प्राप्त होते हैं उसके हिसाब से ही उस कालखंड का अध्ययन करते हैं। तो ऐतिहासिक काल वो एक कालखंड है जिसका लिखित स्रोत तो मिला है लेकिन पढ़ा अभी तक नहीं जा सका है, उसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल जिसका लिखित स्रोत मिला है और उसको पढ़ा भी जा सका है, जिसका बेहतरीन अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आज प्राकृतिक और लिखित दोनों स्रोत उपस्थित हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को हम तीन कालखंडों में बांटते हैं कि प्रागैतिहासिक काल जो है वो मूलतः पाषाण काल से संबंधित है, जहाँ मानव अपने पूरे क्रियाकलापों में पाषाण पे यानी पत्थर पर निर्भर थे। औजार, पत्थर के गुफाओं में रहना, सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए, तो इसलिए इसको नाम पाषाण है। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के रूप में हम लोग विभक्त कर सकते हैं। कुछ साइट्स है, स्थल है, जिनको आपको याद रखने की आवश्यकता है, जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते। पूरा पाषाण काल से संबंधित एक जगह है भीमबेटका, जहाँ की गुफा चित्र बहुत प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफा चित्र के लिए। मध्य पाषाण काल की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे पशुपालन का जो आरंभिक दौर है, यानी कि आरंभिक पशुपालन यहाँ से साक्ष्य मिलता है। नव पाषाण काल यानी में सबसे बड़ी क्रांति हुई मानव के इतिहास में कि इन्होंने कृषि का खोज किया। पहले क्या था? अगर हम पूरा मानव पाषाण काल में देखें तो यह यावत थे, अपने भोजन की तलाश में यहाँ से वहां भटकते थे, घूमते थे, कंदमूल मांस खा करके, पेड़ों पर रह करके जीवन यापन करते थे। लेकिन कृषि के विकास में क्रांति ला दी। इसके बाद पहिए का आविष्कार किया गया। तो कृषि जब होगी तो उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना भी होगा, जिसके लिए गाड़ी की जरूरत थी। तो इसके कारण पहिए का आविष्कार हुआ। और आवश्यकता आविष्कार की जल्दी है, ये तो पता ही आप लोग। कृषि हुई तो सबसे पहले तो उत्पादन जो होती थी वो आपको जौ की होती थी, उसके बाद गेहूं, फिर चावल। तो एक क्वेश्चन ये बनते हैं कि चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो चावल का प्राचीनतम प्रमाण नौ पाषाण काल में कोल्डिहवा स्थान से मिला है। वैसे अगर विश्व की पर्सपेक्टिव में देखें तो मेहरगढ़ से मिला है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोल्डिहवा से मिला। उसके बाद अगर देखें कि पशुपालन हुई तो पशुपालन में क्या है कि पशु को पालने, मतलब पालना, अपने साथ अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए उसको पालते थे। सबसे पहले जो पाला गया पशु है वो कुत्ता है। उसके बाद धीरे धीरे और भी पशुओं को पालने का परंपरा शुरू हुई। तो जैसे अगर आप किसी पशु को पालते हैं तो उससे लगाव हो जाती है। कुछ लोग क्या है, उसको अपने साथ दफनाने की जो एक है परंपरा, उसको भी यहाँ पे मिलती है कि मानव और कुत्ते का एक साथ कंकाल खुदाई से, उत्खनन से मिली है, जो कि बुर्ज होम में है। आपको पाषाण काल से संबंधित तीन जानकारी रखनी है। पूरा पाषाण काल में भीमबेटका का गुफा चित्र, मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई, और नव पाषाण काल में कृषि और पहिए का आविष्कार हुआ। और वहाँ दो जो साइट्स है, यानी कि चावल कोल्डिहवा से और मानव और कुत्ते का एक साथ कंकाल बुर्ज होम से मिलती है। आज ऐतिहासिक काल में मूलतः इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड, वैदिक काल को रख सकते हैं। ऐतिहासिक काल को हम लोग तीन
भागों में विभक्त करते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। आपको एक चीज और समझने की जरूरत है कि मानव जो ब्रह्मांड का एक कॉन्सेप्ट है, बिग बैंग थ्योरी, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे कि महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसके बाद विस्फोट हुई, पृथ्वी आई, ठंडी हुई, पानी आया, इस पे धीरे धीरे चीजें, मतलब जीवों की उत्पत्ति हुई, मानव का विकास हुआ। उस मानव के विकास के क्रम से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, मानव विकास का। तो मानव विकास क्रम का जो पहले था कि जो धार्मिक मानव कैसे है उस पर मतलब बनाया गया है कि हिंदू या सनातन में आपको ब्रह्म के मुख से जो क्षत्रिय ये सब तरह से जो कॉन्सेप्ट है ब्रह्मा के से उत्पन्न हुई। अगर ईसाई में देखें, क्रिश्चन में, तो उसमें है कि एडम और इव की कहानी आपको मिलती है। इस्लाम में देखो तो आदम और हव्वा की कहानी मिलती है। लेकिन डार्विन महोदय जो थे, उनकी एक पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जो 1859 में यानी 1859 में प्रकाशित हुई। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से नकार दिया, खारिज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मानव का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि निरंतर विकसित होती गई है समय के अनुसार। तो आपको इस चीजों का ध्यान रखना है कि डार्विन की एक पुस्तक का नाम क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, कब प्रकाशित हुई, 1859 में। इसी से रिलेटेड है मानव के विकास के। इसमें आपको बताया गया है कि मानव जो है वो कैसे धीरे 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 अपनी विकास की ओर अग्रसर होता है। तो पहले मानव जो आरंभिक मानव, उसको हम लोग प्राइमेट के नाम से जानते थे। इसकी खोपड़ी छोटी होती थी, पूरे शरीर पे बाल होते थे। धीरे धीरे तो विकास का क्रम जो आधार लिया गया है वो खोपड़ी के साइज में वृद्धि और शरीर में बालों की कमी को आधार लिया गया। इसके बाद होमिनोइड है, जिसकी खोपड़ी थोड़ी बड़ी थी, केस बाल जो शरीर पे थे वो कम थे। उसके बाद होमिनिड है। फिर जो होमिनिड क्या है, दो भागों में विभक्त हो गया, एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस और एक होमो। एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरा होमो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस वातावरण में नहीं ढलता, खुद को सर्वाइव नहीं करता और अंततः समाप्त हो गया। इसके बाद होमो का ब्रांचेस चलते गए, जिसमें होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, हैबिलिस वाला इरेक्टस है। फिर इरेक्टस भी दो भागों में विभक्त हो गया, उसमें एक आया निएंडरथल, दूसरा सेपियंस। तो निएंडरथल जिस तरह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार नहीं ढल पाया और खत्म हो गया, इसी तरह से निएंडरथल भी समय और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाया, समाप्त हो। इसका जो सेपियंस है, यही हम लोग का माना जाता है कि हम लोग को क्या है, सेपियंस के बहुत क्लोज, यही से हम लोग को अपने आप को रिलेट करते हैं। सेपियंस आपको मालूम है कि मानव का जो प्राचीनतम जो मिला है कहाँ, तो अफ्रीका से। लेकिन अभी जो हम लोग किसके करीब ज्यादा माने जाते हैं वो क्रो-मैग्नन मैन, जिसको हम लोग प्रेजेंट मैन के नाम से, आधुनिक मानव के नाम से भी जानते हैं, क्रो-मैग्नन मैन, जो कि यूरोप में सर्वप्रथम पाया गया। तो ये आप चार्ट याद रखेंगे मानव विकास क्रम को कि कैसे कैसे प्राइमेट से होमिनोइड से होमिनिड, कैसे उसके ब्रांचेज हैं और किस तरह से विकास क्रम हुआ, और मतलब प्राइमेट से क्रो-मैग्नन मैन तक हम लोग पहुंचे। उसके बाद आप इस चार्ट को भी याद रख सकते हैं, प्रागैतिहासिक, आधुनिक ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इसके अंतर्गत तीनों में कौन कौन आते हैं, उससे संबंधित कुछ साइट्स, स्थल। उसके बाद हम आते हैं, आपको दो चीजें हमेशा जिक्र है इतिहास में, जब हम अगले लेक्चर से बीसी और एडी, यानी बिफोर क्राइस्ट और एडी। जब ईसा मसीह का जन्म, इस्लाम से पहले के जो काल है उसको बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। उनके जन्म के साल को हम लोग अगर हम इस तरह से देखें, तो अगर हम रेखा में देखें तो उनके जन्म को अगर जीरो मानते हैं तो उससे पहले का जो काल है होगा ईसा पूर्व, और इसके बाद का जो काल है होगा एडो डोमी यानी ईस्वी। उसके काल को, उनके जन्म के वर्ष को हम लोग शून्य मान हो सकते, तो वहीं से शुरुआत हुई। बीसी हो गया ईसा पूर्व और एडी हो गया एडो डोमी। तो इतना हम लोग देखें। अब देखिए मानव का जो एक विकास क्रम है, क्योंकि आपको मालूम है कि समय के हिसाब से, लोगों को परिस्थिति के हिसाब से
एडजस्ट करना होता है। इसमें आपको देखेंगे कि आर्टिफिशियल्स निएंडरथल को एडजस्ट नहीं करता है, समाप्त। लेकिन मानव खुद को विषम परिस्थिति में ढालने की उनमें अद्भुत क्षमता है। तो इस तरह से चेंजेज आते हैं और प्राइमेट हम लोग मैग्नेट तक पहुंच चुके हैं। इसी इतिहास के क्रम में हम लोग इस कालखंडों को भी देखा है। कालखंडों से गुजरते हुए यहाँ तक मनुष्य पहुंचा। अध्ययन किस तरह से किया जाता है इतिहास का, कहाँ से सोर्सेज ली जाती है, कहाँ से इसको चीजों को ऑर्गेनाइज वे में पढ़ी जाती है। तो दो सोर्सेज मुख्यतः माने जाते हैं इतिहास में। पहला है पुरातात्विक सोर्स, जो कि उत्खनन से प्राप्त होते हैं उस काल की चीजें जिसके आधार पर अध्ययन करते हैं। दूसरी होती है साहित्यिक स्रोतें, यानी उस कालखंड में क्या क्या चीजें उस लिखी गई जिससे उस काल की हमें जानकारी मिलती है। तो पुरातात्विक स्रोतों में आप लोगों को पता है अभिलेख, स्मारक एवं भवन, सिक्के जो चलाए गए थे उस समय प्रचलन में थे, मूर्तियां और चित्रकला एवं मुहरे, इसके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं जिनको पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। साहित्यिक स्रोत में अगर हम भारतीय इतिहास को देखें तो दो तरह का साहित्यिक स्रोत है। एक तो भारतीय साहित्य, दूसरा विदेशी साहित्य, जो कि मुख्यतः यात्रा विवरण है। जो विभिन्न कालखंडों में विदेशी यात्री आए, उन्होंने अपना यात्रा विवरण लिख छोड़ा, जहां से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय साहित्य में आपको मुख्यतः दो तरीके से उसको विभाजित कर सकते हैं, एक धार्मिक साहित्य और एक गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में आपको ब्राह्मण, बौद्ध, जैन में तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। ब्राह्मण में आपको वेद आएगा, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, है ना। उसके बाद बौद्ध में आपको जो भी त्रिपिटक है ना। जैन उसके बाद जैन में भी परिशिष्ट दर्शन है, परिशिष्ट पर्वन है, और तमाम तरह के जो भी ग्रंथ है वो सारे धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत, जहाँ से हम उस कालखंड के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ दरबारी कवि थे जिन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी है, जिससे उस कालखंड के बारे में एक बेहतर समझ विकसित कर सकते हैं, समझ बना सकते हैं। इसमें आपको अर्थशास्त्र, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौटिल्य, विष्णुगुप्त के नाम से, या उसके बाद चाणक्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी अर्थशास्त्र नामक पुस्तकें लिखी जो कि राजनीति से संबंधित है। उसके बाद विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस, और तमाम तरह की और सारी रचनाएं हैं जो कि गैर धार्मिक है, और इससे आप इतिहास का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो या करते हैं। विदेशी यात्रा विवरण में बहुत सारे काल खंडों में विदेशी यात्री है, जिसमें मेगास्थनीज है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे थे और अपनी पुस्तक पिंडिका इन्होंने लिखी। फिर हुए साहब जो हर्षवर्धन के काल में आए थे, चीनी यात्री थे। इब्न बतूता की महत्वपूर्ण पुस्तकें है जो रेहला के नाम से जानी जाती है। इस तरह से अल-बिरूनी है, फ्रांसिस निकटन है, मतलब कई तरीके के विदेशी यात्री हैं, सबको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी आपको इस चीज को आइडिया मिल गया होगा कि इतिहास क्या है, इसे कालखंड में बांटे जाते हैं, अध्ययन के स्रोत क्या है, मानव का विकास क्रम क्या है, कैसे कैसे मानव का विकास। तो अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो सारी चीजों को जानते ही हम रहे होंगे, फिर भी इसको देखने के बाद आपको एक बेहतर आइडिया मिल गया होगा। तो आप इस डायग्राम को अपने कॉपी में, नोट्स में तैयार कर लीजिएगा। जो भी लेक्चर्स में कुछ ऐसा लगा हो कि यहाँ लिखने की, ऐड करने की जरूरत हो, आप इसका नोट्स बना सकते हैं खुद के लिए। बाकी हम टेलीग्राम चैनल पे आपको मटेरियल्स प्रोवाइड कराते रहेंगे, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप जाकर के वहाँ से जुड़ सकते हैं। आपको कोई भी तरह की परेशानी आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करके वहाँ से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो भी बीएड संबंधित किसी भी तरीके से सीयूटी हो या अभी फिलहाल, तो आप वहाँ से बातचीत कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इतिहास के कालखंडों को समझ लिया, मानव के विकास क्रमों को समझ लिया, क्या साइट कौन से इम्पोर्टेंट साइट है, कहाँ से क्या प्रमाण है उसको देखें, अध्ययन के स्रोत यानी तात्विक और साहित्यिक जो एक दूसरे के पूरक है उसको समझ लिया, तात्विक स्रोत में क्या है, साहित्यिक स्रोत में क्या है। अब अगर हम नेक्स्ट दो लेक्चर्स लेके आएंगे जो कि हमारा हड़प्पा सभ्यता हो, तो आप उनको तैयार करके पहले से आएंगे तो आप चीज़ों को बेहतर रिलेट कर पाएंगे, बेहतर समझ पाएंगे।
इसके लिए मान लीजिए कि अगर आप पूछते हैं कि कहाँ से इसकी तैयारी की जाए, तो पिछले साल के अगर क्वेश्चंस को देखें तो मूलतः वो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आपको अगर समय है तो आप, समय तो अभी कम है, तो फिर भी अगर आप चाहें कि हम पढ़े हैं उसको रिवाइज करना है, तो आप एनसीईआरटी को एक बार जरूर से जरूर रिवाइज करें। आपने और आपने अभी पढ़ा नहीं है, लगता है कि बहुत मुश्किल है एनसीईआरटी की पढ़ाई करनी है, तो लुसेंट जीके की बुक आती है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगी। अच्छी बुक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव के दृष्टिकोण से लिखी गई है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। या आपको लगता है कि मैं किसी अन्य बुक्स को पढ़ता हूँ जो कि इतिहास अच्छी समझ में आती हो, तो आप उस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, किसी बुक से भी पढ़ करके चीजों को समझ सकते हैं। तो यही आज का एक ओवरव्यू कर रहे हैं इतिहास के बारे में। अगले लेक्चर में हम हड़प्पा सभ्यता के साथ आपको मिलेंगे। और अगर मानव विकास के क्रम को अगर आप बेहतर समझना चाहते हैं, तो अभी नहीं, एग्जाम के बाद एक बुक है सेपियंस, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, प्रोफेसर हरारी की लिखी हुई है। तो आप उसको, के नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं होगा, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो यही मेरा मोटा मोटी रहा। और इस साल प्रश्न जो एक बने हैं इस टॉपिक से, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जो आज के लेक्चर पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 76 2023 सोशल साइंस में पूछे गए थे कि मानव के क्रमिक विकास को कालानुक्रम व्यवस्थित भी। तो अगर आप इस लेक्चर को देखे होंगे अच्छे तरीके से, तो इसको आप कर पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं। तो इसमें होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अपिकस, यही दोनों एक ही चीज, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस, इस चारों को सही विकल्प का चयन करना आपको तो दिए गए हैं निम्नलिखित उसमें से। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम इस चार्ट को देखेंगे तो सबसे पहले और इसकी चर्चा नहीं है, तो इसमें आएंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हैबिलिस। तो हैबिलिस भी नहीं है, तो वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस किस नंबर पे होंगे, आपको 1 नंबर पे आएगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद अगर हमारे इरेक्टस है, इरेक्टस यहाँ पे हम लोग को वो आएंगे 2 नंबर पे। उसके बाद हम लोग होमो सेपियंस को देखेंगे, तो होमो सेपियंस यहाँ लास्ट में, तो ये आएंगे 3 नंबर पे। और उसके बाद सबसे लास्ट में वो मैग्नम, जो कि यूरोप में सर्वप्रथम पाया गया था, तो वो आएगा 4 नंबर पे। तो आप इसको अब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में उसको देखते हैं। तो अगर हम बढ़ते क्रम में ही पहले देखें तो सबसे पहले अफ्रीकन से, तो डी कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पे मेरा है होमो इरेक्टस यानी कि सी, सही है। उसके बाद हम 3 नंबर पे देखते हैं, तो 3 नंबर में होमो सेपियंस यानी कि सही है। उसके बाद 4 नंबर पर वो मैंगन है, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये सही है, यानी कि ये बढ़ते क्रम में आपको सजाना था। तो इस लेक्चर से इसको रिलेट कर पा रहा हूँ, चीजों को समझ पा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगले वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।